Hello, good morning, students. I'm Shilpa here, and we are going to start our next portion of this lesson. I think you all are getting the lessons properly, and I'm trying to upgrade my voice system. Then here you will get your next lesson maybe tomorrow, date 6, that is strategy of production of minerals. उस लेसन में आपने देखा था कि किस प्रकार से ये इंडस रिवर वैली सिस्टम और मोहनजोदड़ो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो अलग अलग दुनिया भर से अपने मिनरल्स कलेक्ट करते थे। और ये भी आपने देखेंगे कि किस प्रकार से वो लोग इस मिनरल्स को यूज़ करते थे और वो समुद्री यात्रा से या यात्रा करके एक जगह से दूसरी जगह सामानों का आदान प्रदान करते थे। आज जो लेसन हम शुरू करने जा रहे हैं वो आपके पेज नंबर 15 का है। सो पेज नंबर 15 में हम जब शुरू में ही आप देखेंगे कि कुछ इंस्क्रिप्शन से यानी कि कुछ चीज़ें छपी हुई हैं, अक्षर छपे हुए हैं। इन अक्षरों को अगर आप देखें तो इससे पता चलेगा कि ये तस्वीरें हैं, ये कोई लिखित लिपियाँ नहीं है, ये तस्वीरें हैं। और ऐसी ही तस्वीरें आपने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी देखी थी। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेसन दैट इज सील स्क्रिप्ट वेटेज। ओके, सील मतलब आपका जो मोहर, किसी भी कानूनी चीज़ के ऊपर मोहर लगाया जाता है वो मोहर। और स्क्रिप्ट मतलब हमारे जो लिपि है, हमारी जो लिपि है, और मतलब हम जैसे लिखते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट्स कह सकते हैं। ठीक है। वेट मतलब बाट, यानी कि आप 1 किलो का बाट, 2 किलो का बाट, वेटेज। तो उस ज़माने में किस तरीके के बाटों का इस्तेमाल करते थे वो हम देख रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो सील्स एंड सीलिंग्स, मैं आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ। सील्स एंड सीलिंग्स वर यूज्ड टू facilitated long distance communication. Imagine a bag of goods being sent from one place to another. Its mouth was tied with the rope, and on the note was fixed some wet clay on which one or more seals were pressed, leaving the impressions. If the bag reaches with its sealing, in fact, it means that it had not been tampered with, and sealing also convey the identity of the sender. So यहाँ पर अगर हम देखें तो सीलिंग जो है यानी कि मुद्रा जो है बिल्कुल वैसे जैसे आज की तारीख में भी होता है। कोई भी सामान जिसको बैग में भर के उसके ऊपर चिकनी मिट्टी या चिकनी गारे को लगाकर उस पर मुद्रित किया जाता था, छाप लगाई जाती थी। अब ये छाप अगर ना टूटे और ये है तो इसका मतलब सामान सुरक्षित है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। दूसरा, भेजने वाला कौन भेजा है, किसने भेजा है वो सामान, उसके बारे में भी इसमें भी कई जगह पर कोई विशेष राजा, कोई विशेष राजवंश या कोई विशेष मुखिया जो होता था उसकी जो मुद्रा में कई बार कई चित्रण भी होते थे, कोई जानवर का, कोई पशु का, या कोई विशेष पक्षी का, या किसी और चीज़ का। तो वो इंडिकेट करता था उस राजवंश, उसके लोगों के बारे में। आई थिंक यू गॉट इट। देन आप यहाँ देख भी सकेंगे कि इस जो मिट्टी का एक सील है जिसके ऊपर आपको एक एनिमल बना हुआ दिखाई देता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू अहेड, हम जो है दूसरे लेसन की दूसरे टॉपिक की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर वो बताता है कि जो हमारा क्या कह सकते हैं स्क्रिप्ट है, जो हमारा स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट जो है वो क्या था मोहनजोदड़ो का स्क्रिप्ट, और क्या वो पढ़ा जा सका, और वो स्क्रिप्ट क्या बोलता था उसके बारे में देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मोहनजोदड़ो के सील में ज़्यादातर ऊपर जो है एक लाइन लिखी हुई होती थी, अक्षरों की एक टाइटल दिया हुआ होता था। हो सकता है कि वो उस ऑनर का नाम या उसके जगह के बारे में बोलता हो। स्कॉलर ये मानते हैं कि इसके अलावा कोई एनिमल का मोटिव भी होता था, यानी कि किसी पशु का एक छापा भी होता था, उसके अंदर उसकी आकृति छपी भी होती थी। अगर हम देखें तो
मोहनजोदड़ो के जो स्क्रिप्ट थे, उस स्क्रिप्ट के अंदर ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं होते थे, वो इंस्क्रिप्शंस जो होते थे बहुत छोटे होते थे, यानी कि बहुत छोटी छोटी लाइनें होती थी। परंतु अगर हम यहाँ देखें, जो लॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट पाया गया इसके अंदर वो 26 साइंस का था, यानी कि उसके अंदर 26 जो साइंस अंकित किए हुए थे। ऑल दो जितने भी रिमेनिंग ये जो स्क्रिप्ट्स हैं वो अभी तक पढ़े नहीं जा सके, आज दिन तक उसे हम पढ़ नहीं पाते। अगर हम देखें तो ये जो स्क्रिप्ट में जो साइंस थे, ये जो साइन है करीब 375 से लेके 400 तक के पाए जाते हैं। और यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने की, जैसे आप लोग इंग्लिश पढ़ते हो तो उसमें वोवल्स होते हैं और उसके अंदर क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं, यस, तो स्वर और व्यंजन। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो साइन थे वो वोवल्स के लिए, स्वर और व्यंजनों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फ़ाबेट्स थे या फिर साइंस थे। ओके, समझ में आया होगा मेरे ख्याल से आपको। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सारे जो इंस्क्रिप्शंस थे वो सारे जो है छापे जाते थे कई मुद्राओं पे, जो लिपि लिखकर भेजी जाती थी। और ये लिखने का कार्यक्रम जो था वो कंटिन्यूस इस प्रकार से चलाया जाता था और दिया जाता था सामान्य लोगों को। ओके, सो considering the variety of objects on which writing has been found, अगर हम देखें तो किस किस चीज़ के ऊपर ये लेखन क्रिया की जाती थी, तो जैसे मैंने कहा सील के ऊपर यानी कि मुद्रा पे, और कॉपर के टूल्स यानी कि कॉपर का टूल इस्तेमाल किया जाता था, कभी किसी जार पे, पानी के जग या उन चीज़ों पे, ट्राइकोटा टैबलेट्स पे यानी कि मिट्टी के गारे की चिकनी मिट्टी को टैबलेट के रूप में बनाकर उनके ऊपर ये इंस्क्रिप्शंस गोद दिए जाते थे, जिसमें ये इंस्क्रिप्शंस आपने पढ़ा था कि मेसोपोटामिया में ज़मीन का लेन देन, कोई वस्तुओं का लेन देन, उन सब समयों में इनका इस्तेमाल किया गया था। तो वही चीज़ है, ज्वेलरीज पे भी ये लोग इंस्क्रिप्शंस डालते थे। कई बार तो देखा गया है कि बोन रोड यानी कि हड्डियों पर भी इसको एनग्रेव करके रखा गया है, जो कि एशियन साइन बोर्ड के रूप में, यानी कि उनके जो आदि परिवार के हैं या आदि जो जीवन काल के बारे में उसको माना जाता था। तो अगर हम देखें तो इस तरीके के कई बार ये लेखन क्रिया देखने में, पर अभी तक हम नहीं कह सकते बच्चों कि ये जो लेखन क्रिया है इसमें इन्हीं में थी क्या, क्योंकि कई चीज़ जो होती है, कई मटेरियल जो हैं वो पेरिश हो गए, ख़त्म हो गए। तो हो सकता है उनके ऊपर भी कोई इंस्क्रिप्शंस रही हो, जैसे लकड़ी होता है और जैसे कपड़े होते हैं, इनमें भी अगर इंस्क्रिप्शंस रही हो तो वो सारी क्या हो गई, फिनिश आउट हो गई। और लिटरेसी जो इनकी, मतलब ये लोग लिटरेट थे ये तो बात समझ आती है, परंतु इनकी लिटरेसी जो है कितनी वाइड स्प्रेडेड थी, और ये जो अल्फ़ाबेट्स जिस तरह से बोलते या लिखते थे, उन सब चीज़ों के बारे में हमारा ज्ञान अधूरा ही छूट जाता है यहाँ पर। अब हम बात करेंगे वेट्स की, यानी कि आपके जो हम सामान तोलते हैं उसके बारे में। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वेट्स जो हैं, ये वेट्स जो हैं वो एक मतलब एक प्रिस्क्राइब, मतलब एकदम तरीके से बनाए हुए भार होते थे। और एक और चीज़ जो देखने में आता है कि जो पूरी सिविलाइजेशन है, यानी इंडस सिविलाइजेशन है, चाहे हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदारो हो, चाहे दूसरी जगह हो, जो एक साथ डेवलप हुए थे, उन सब जगह एक ही प्रकार का वेटेज यूज़ करने का एक सिस्टम देखा जाता है, जिससे पता चलता है दे आर वेल अवेयर अबाउट द इकोनॉमिकल एंड देयर मार्केटिंग सिस्टम। तो जनरली अगर ज़्यादातर देखें तो ये जो है पत्थरों के, और अगर हम देखें तो चादर जो है उससे बनाए जाते थे, और ये क्यूबिक होते थे, चौकोर होते थे। तो चौकोर जो है ये बाट होते थे। आजकल के ज़माने के अगर आप बाट देखें तो वो चौकोर नहीं होते, वो जो हम देख सकते हैं पेंटागन होते हैं, या फिर हम देखते हैं सर्कुलर होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है ये देखने में आती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो बाट है, ये बाट बाइनरी होते थे, बाइनरी होते थे, जैसे 1 2 4 16, और ये अप टू अगर हम देखें तो 1208
12,800 तक की इसके बाट की क्वांटिटी पहुंचती है। यानी कि ये लोग अलग अलग तरीके के बाट यूज़ करते थे, परंतु बाइनरी सिस्टम से यूज़ करते थे। देन अगर हम देखें तो while they are having a high denominations followed the decimal system, the small weights were probably used. The weighting jewelries and bits, then metal scale pan have also been found. इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत छोटे छोटे मतलब डेसिमल वाले वेटेज सिस्टम भी थे। तो ये डेसिमल वाले जो है मेटल के छोटे छोटे टुकड़े, डेसिमल वाले मेटल के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करते थे, एडिफाइड करके और उसको क्या क्या करते थे, यूज़ किया करते थे। तो इसका मतलब वो जो डेसिमल वाले या छोटे टुकड़े होते थे उनको अगर हम देखें तो वो क्या होते थे, वो ऐसा एक सिस्टम होते थे जिसके अंदर ज्वेलरीज, गहने या फिर मोतियों को इकट्ठा किया जा सके। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखने जा रहे हैं जो टॉपिक है वो है एशियन अथॉरिटीज़। ठीक है, एशियन अथॉरिटीज़ का मतलब क्या है? क्या उनके पास राजा था? क्या इतना बढ़िया सिस्टम जो है वो कोई राजवंशी व्यक्ति चला रहा था, या फिर कोई जो उनके धार्मिक अधिकारी वर्ग थे वो चलाते थे, या उनके पास कोई पंच सिस्टम था या जिसमें पंच लोग बैठते थे वो था? किस प्रकार से उनकी रूलिंग सिस्टम को यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम किस प्रकार से थे? तो अगर आप इसको चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं इंडस रिवर वैली का पॉलिटिकल सिस्टम। ओके, तो हम यहाँ पर देखें तो एशियन अथॉरिटी यानी कि कौन एशियन अथॉरिटी था, यहाँ पर आप देखेंगे तो साइड में एक तस्वीर है और इस तस्वीर के नीचे लिखा हुआ है अ प्रिस्ट किंग। आपने मेसोपोटामिया में भी देखा था कि वहाँ पर प्रिस्ट किंग होते हैं, यानी कि वो महाजन भी सॉरी महापंडित भी है और वो महाराजा भी है, यानी कि वो धर्मगुरु भी है और वो क्या है देश का अधिकारी भी है जो देश को संचालित करने में अपने राय देता है। इसके साथ उसके पास मंत्रिमंडल होना या मंत्री किस प्रकार का मंत्रिमंडल या किस प्रकार का सिस्टम होना, वो सारी चीज़ जो है हम इस लेसन में देखेंगे। लेट मी रीड पैराग्राफ फॉर यू। सो दिस इज हियर, there are an indication of the complex decisions being taken and implemented in Harappan society. Take for the instance the extraordinary uniformity of the Harappan artifact as evident in the pottery, seal, weight, bricks, notable bricks through various not produced in any single center, where of the uniform ratio throughout the region from the Jammu टू द गुजरात। अब आप देखिए एक डिसिप्लिनरी एक्शन दिखाई देता है। ये डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को प्रोसीड करता है। तो ये पता चलता है कि ये कॉम्प्लेक्स जो डिसीजंस हैं, ये डिसीजंस हड़प्पन सोसाइटी में किसी न किसी अधिकारी वर्ग के द्वारा ही होगा, क्योंकि जम्मू से लेकर गुजरात तक जहाँ इनका एक्सपेंशन था वहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या कर रहा था, आगे प्रोसीड कर रहा था। देन अगर हम देखें तो ये जो प्रोसीड कर रहा था ये प्रॉपरली अगर हम देखें तो किसी न किसी संचालन से हो रहा होगा, किसी न किसी राजनीतिक तंत्रों से हो रहा होगा, क्योंकि पूरे देश में या हम ये कह सकते हैं पूरे सिविलाइजेशन में ईंट एक ही नाप के बन रहे हैं और एक ही जगह से बनकर जा रहे हैं। ऐसे ही आर्टफैक्ट जो है वो भी एक ही जगह से मोतियाँ बन रहे हैं, मोती बनकर और सब जगह जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ बताती है इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इनके आपसी तालमेल और आपसी तालमेल को बैठाए रखने के लिए कोई एक अधिकारी वर्ग ज़रूर रहा होगा जो चीज़ों को फॉलो आउट करवाता है। इज दैट क्लियर? अगर हम देखें वी हैव ऑल्सो सीन दैट द सेटलमेंट्स वर strategically set up in specific location for the various reasons. Beside the labor was mobilized from making the bricks and for the construction of massive wall and platform.
हु ओरिजिनेट दिस एक्टिविटीज़। अगर हम देखें, जैसे मैंने कहा कि पूरे सेटलमेंट में बनाने के लिए, दीवारें खड़ी करने के लिए, इतने बड़े पैमाने पे लाखों में जो मज़दूरों की अवेलेबिलिटी और दीवारों को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इतने सारे जो लोग और उनका बनाने का नीचे ज़मीन को पर प्लेटफॉर्म खड़ा करने का सिस्टम, ये सब देखने से ऐसा लगता है पूरी प्लान तरीके से किया गया सिस्टम होगा। ओके, सो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये सब कुछ किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा हुआ है। नाउ पैलेसेस एंड किंग्स, अगर हम देखें तो पैलेसेस एंड किंग्स जो है वो हम यहाँ देखें तो जैसे महल और राजा, क्या वहाँ महल था, क्या वहाँ राजा था, इस तरीके की कोई चीज़ अगर हम ढूंढें तो उससे पता चलेगा कि उस समय में कोई राजा महाराजा वहाँ राज कर रहा था कि नहीं। लेट मी रीड द पैराग्राफ फॉर यू। इफ वी लुक द सेंटर ऑफ द पावर और डू डिस्क्रिप्शंस ऑफ द पीपल इन पावर, आर्कोलॉजिस्ट record provide to immediate answers. A large building found at Mohenjo-daro was labeled as a palace by the archaeologists, but no spectacular find were associated with it. The stone status was labeled and continued to be known as the priest king. This as because the archaeologists were familiar with Mesopotamian history and its priest king and have found the parallel in the Indus River region. अगर हम यहाँ देखें तो एक बहुत बड़ी जो बिल्डिंग पाई जाती है और जिसमें ऐसा लगता है कि मोहनजोदारो शहर का कोई ना कोई तो जो है नगरपति रहा था। तो ये जो अगर हम देखें तो वहाँ की एक भव्य इमारत के अंदर कोई विशेष प्रकार की जो दृश्य चीज़ें नहीं है, परंतु वहाँ पर एक पत्थर से गोदी हुई एक स्टैचू है जिसके नीचे, जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो प्रिस्ट किंग रहा होगा। ये प्रिस्ट किंग आर्कोलॉजिस्ट और आप लोगों के लिए नया नहीं है, क्योंकि ये वही प्रिस्ट किंग के तरीके से दिखाई माना जा सकता है जैसा कि मेसोपोटामियन टाइम पीरियड में प्रिस्ट किंग को देखा गया था वहाँ पर। तो ये बिल्कुल उससे ही को रिलेटेड होता हुआ दिखाई देता, और ये लगता है कि जो इंडस रिवर वैली की जो रिचुअल प्रैक्टिसेस यानी कि धर्म के अंदर जो क्रिया कर्म और यज्ञ, आहुति, पूजा पाठ जो भी किया जाता था, तो वो वही व्यक्ति जो है उन्हें धर्म यानी कि धर्म यहाँ पर क्रिया जो व्हाट वी यूज टू डू, कर्म और धर्म, वो चीज़ दोनों ही वो क्या करता था, हैंडल करता था, और अल्टीमेटली वो पॉलिटिकल पावर के रूप में था। ओके, ये हमारे पुराने ज़माने में भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ के कल्चर में जो धर्म गुरु और कर्म गुरु दोनों को सिमिलर लाइंस में रखा जाता है। मोस्टली आइदर दे आर पैरेलल और दे हेल्प ईच अदर, दे आर नॉट सबऑर्डिनेट। अगर हम देखें तो जो धर्म गुरु होते हैं और जो कर्म गुरु होते हैं यानी कि जो काम करना सिखाती हैं या काम को हैंडल करती हैं, वो दोनों पैरेलल ही चलते हैं भारतीय संस्कृति में। वो एक दूसरे के ओवरलेप नहीं करते, बनस्पत वो दोनों पैरेलल होते, एक साथ चलते हैं। हो सकता है यहाँ पर एक ही व्यक्ति दोनों ही चीज़ को हैंडल कर रहे हों। Okay, I think you got it. Then we are going to see some archaeologists are of the options that Harappan society had no ruler and that everybody enjoyed the equal status. Other feel there was no single ruler but several. That the Mohenjo-daro had a separate ruler, Harappan and other so forth. Yet other argued that there was a single state given the similarity in the artifact, the evidence of the planned system and standard ratio brick size and the establishment of the settlement near the source of raw material. अगर हम यहाँ देखें तो कई आर्कोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि वहाँ पर
एक ही राजतंत्र नहीं था, कई अलग राजतंत्र थे, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग रूल कर रहे थे। या फिर जैसे अभी हम कह सकते हैं कि सेंटर में एक है और अलग अलग जगह पर दूसरे लोग सीएम हैं और दूसरे वो लोग उसको अनुशासित करते हैं और चलाते हैं अपनी स्वतंत्रता के साथ। ओके, मे बी अ सिमिलर थिंग that you can say democracy or something like that, but it is not perfectly written anywhere। आप इसको ऐसा मत कह देना कि अपने नोट्स में कि भाई हाँ ऐसा था, नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रही, परंतु एक अंदाज लगा सकते हैं कि आर्कोलॉजिस्ट इस तरीके की कोई बात को एविडेंस मानते हैं कि ऐसा हो सकता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग रूलर हैं, वो सब अपना राज्य चला रहे, परंतु उनकी सोच, उनके कार्य का सिस्टम एक जैसा है, क्योंकि उनके हर चीज़ एक समानता के अंदर बंधी हुई थी। यानी कि ईंट के बनाने से लेकर, मोतियों के जड़ने से लेकर, कलरों का यूज़ करने से लेकर, धर्म क्रियाओं का जो इस्तेमाल है, बरियल है, ये सब एक दूसरे को क्या करता था, कॉम्प्लीमेंट करता है। तो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये कड़ियाँ आपस में एडिफाइड होती हैं। आई थिंक यू गॉट इट नाउ। द सेटलमेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें तो उनके सेटलमेंट्स के अंदर हम यहाँ देखें तो मेटल्स as the last theory seems the most possible, as it is likely to enter the community through community could have collectively made the implement such as complex decision। अगर हम देखें तो ये हो सकता है कि ये थ्योरी जो है, यानी कि जैसे हमने कहा अलग अलग राजा हैं, परंतु हो सकता है कि वो पूरी एक कम्युनिटी एक साथ कलेक्टिव रूप से एक साथ बैठती हो और साथ में किसी भी प्रकार के कॉम्प्लेक्स डिसीजंस को लेती हो। सो आई थिंक दिस विल बी इनफ फॉर टुडे। सबसे पहले हमने सील्स के बारे में देखा, यानी कि मुद्राओं के बारे में, और मुद्रा कैसे और किस तरह से इस्तेमाल की जाती थी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा स्क्रिप्ट्स के बारे में। ऑल दो स्क्रिप्ट्स पढ़ी जा नहीं सकी, परंतु इसके अल्फ़ाबेट्स अगर हम देखें तो जो है करीब करीब 375 से लेके 400 तक साइंस इसके अंदर पाए जाते हैं, और ये वोवल्स और कॉन्स्टेंट तरीके के हैं। और इसके बाद हमने देखा कि वेट सिस्टम है, और वेट सिस्टम में करीब करीब 12,800 जो वेटेज हमें दिखते हैं, और उसके अलावा माइन्यूट यानी माइन्यूट जो डेसिमल वाले वेटेज भी हैं, जो ज्वेलरी और महंगी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली चीज़ें हैं। इसके बाद हमने देखा एशियन अथॉरिटी के बारे में, यानी कि जो क्या उस समय कौन राज्य कर रहा था। तो ये हमने देखा कि हो सकता है कि वहाँ पर भी मेसोपोटामियन सिस्टम के जैसे प्रीस्ट किंग जो रूल करता था। तो ये प्रीस्ट किंग अकेला था ऐसा नहीं, क्योंकि आर्कोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग राज्य कर रहे थे। आई थिंक दैट विल बी इनफ फॉर टुडे बच्चों। अगेन आई विल अर्ज यू to make notes in anywhere, maybe in your brain or maybe in your copies or somewhere। इनको नटशेल करें, छोटा करें, तो 50 to 30 वर्ड्स के अंदर डालें, और इनके पॉइंट्स जो है आपको निकालें और उसको क्या करें, लिख लें और लर्न करें। तो दैट इज़ ऑल। 17 पेज के अपर पैराग्राफ में हमने फिनिश किया है। ओके, आई थिंक you got that. Have a nice day and enjoy your day. Okay, take care. Bye.